मधु कोड़ा को जो भेज दिए, लालू यादव को भेज दिए, लेकिन जैसे बीजेपी की बारी आती है थोड़ा आपके मन में हिचकिचाहट टाइप का दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो अपनी करनी से आज नहीं कल नहीं तो परसों तो उनका जाना निश्चित ही है। का बीजेपी से जाना, चुनाव जीतना, पर आगे क्या? कोई अवसर आ जाए उसमें अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, और अपनी तरफ से सोच कर कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो समय बीत गया। आप लाकर क्या बताना चाहते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। रघुवर जब सीएम बने तो आखिर ऐसा कौन सा दर्द हो गया सरयू राय? तो मैंने हमेशा ही मुद्दों को उठाया, जो मुद्दा सामने आया है। किधर आपको देखें, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, व्यस्त हो। कोरोना काल में जब हर चीज़ लॉकडाउन है, फिर भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना है। मैंने इतना ही कहा है कि जो भी सरकार ने किया है और जो सरकार नहीं कर सकी और जो सरकार करना चाहती है, एक 6 महीने का बेंचमार्क होता है, लोगों के सामने बता देना चाहिए। आप ऐसे उंगली करने वाले लोगों में शुमार हैं कि आपको लोग कहा कि जगाओ मत जब तक सोए हैं। जहाँ वो घर देंगे वहाँ मैं जाऊँ। नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी खाली है। बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार को दे देना चाहिए। राजनीति में चाणक्य की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती है। बिहार झारखंड में राजनीति के चाणक्य के नाम से सरयू राय को जाना जाता है। बदकही उन्हीं से होगी। आप जब कहते हैं दल से पहले देश, उस सब तो ठीक समझ में आता है। आप मधु कोड़ा को जो भेज दिए, लालू यादव को भेज दिए, लेकिन जैसे बीजेपी की बारी आती है थोड़ा आपके मन में हिचकिचाहट टाइप का दिखता है। देखिए, कोई भेजता नहीं है, जाने वाला अपना ही रास्ता बना लेता है। वो जाता है अपनी करनी से, श्रेय कहिए इल्जाम कहिए, किसी न किसी के ऊपर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो अपनी करनी से आज नहीं कल नहीं तो परसों तो उनका जाना निश्चित ही है। अब इसको आदमी बीड़ा उठा के करे ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए जिसने जो किया है वैसा फल उसको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो। बीजेपी से जाना, चुनाव जीतना, पर आगे क्या? कहाँ जा रहे हैं सरयू राय? किस ओर जा रहे हैं? इसमें कुछ भी मेरी पहल पर नहीं हुआ। जो हुआ वो प्रारब्ध के अनुसार अपने आप होते गया, और मैं तो उसके एक प्रतीक के रूप में जो भी हुआ उसके साथ अपने आप को समरस करते हुए मैं चलता रहा। एक समय था जब मैं राजनीति से बाहर था, 1984 से 1993 के बीच में। मैंने कभी सोचा नहीं था फिर दोबारा राजनीति में जाऊंगा। पत्रकारिता में मन लगा था, कई सामाजिक काम करता था। एक क्षण आया जब फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, और भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियां ऐसी बनी कि अभी हुआ, और ईश्वर की कृपा और ईश्वर की कृपा से समाज के लोगों ने मन बनाया तो मैं चुनाव जीत गया। अपने क्षेत्र से नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में जाकर, जो उनका गढ़ था जहां वो बिल्कुल खंभा की तरह जमे हुए थे, वहां जाकर मैं चुनाव जीत गया। मुझे भी नहीं लगता है कि जनता ने मुझे चुनाव जिताया या मेरे सामने वालों को उसने चुनाव हराया, पर जो भी वो नतीजा ही है। तो आगे समय के हिसाब से प्रकृति है, परमेश्वर है, इन्होंने जो रचना किया होगा उस रचना के हिसाब से आदमी का काम चलेगा। रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ना, जीतना, लेकिन उसके बावजूद भी एक कहे तो जंग आपका उनके खिलाफ जारी है। अभी आपका चर्चा में है, किताब आया नहीं है, मैनहार्ट, उस पर आपने पूरी किताब लिख डाली। जब उस समय भी मतलब रघुवर दास थे तो मैनहार्ट को लेकर आप कई बार सवाल उठाते रहते थे। उस किताब के मतलब लाकर आप क्या बताना चाहते हैं? आम जो पाठक उसको पढ़ेगा उसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट जाएगा? देखिए, इसमें
दो एक बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि 2005 में मैनहार्ट की नियुक्ति में जो घोटाला हुआ वह झारखंड का पहला सबसे बड़ा घोटाला था। यानी कह सकते हैं झारखंड का मदर स्कैम इसको कह सकते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है कि उन लोगों को जो इसमें शामिल थे उनको बताया गया, बार बार बताया गया, लोग नहीं माने। जांच हुई, जांच में साबित हो गया। तकनीकी समितियों ने, 5 अभियंता प्रमुखों ने जांच किया, गलती साबित हो गई। विजिलेंस के टेक्निकल सेल ने किया, गलती साबित हो गई। अब ये एक ऐसा स्कैम है, घोटाला है, अनियमितता है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह उठता है। उसके लिए आप सिर्फ रघुवर को दोषी मानते हैं? अब देखिए, मैं अभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहूँगा कौन दोषी है। कोई व्यक्ति आएगा तो आ जाएगा। गलती हुई है, किसी मंत्री ने किया है, सचिव ने किया है, निविदा का निष्पादन करने वाले अभियंताओं ने किया है। गलतियां हुई हैं। अब गलतियां हुई हैं, मगर इन गलतियों को दबाने का, हटाने का भी प्रयास हुआ है। कभी लोग दम भरते थे, विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर जांच करा लिए साहब, सांच को आँच किया। जांच में साबित हो गया तो सांच की आंच पर राजनीति का पानी डाला गया। और ये ऐसा घोटाला है जिसमें अब तक की सभी सरकारों ने कुछ न कुछ भूमिका इसको दबाने में, इसको किनारे करने में निभाया है। 2005 के बाद से जितनी सरकारें बनी हैं राज्य में, सबों ने प्रयास किया है ये किसी निश्चित निष्कर्ष पर न पहुँचे। तो मैंने अपने चुनाव में वादा किया था, तो मैं जनता के द्वारा किए हुए वादे को निभा रहा हूँ। और एक पुस्तक के रूप में मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि पूरे सारे लोग जान जाएं, दिल्ली के हमारे बड़े नेता हैं वे जान जाएं, यहाँ के लोग जान जाएं, न्यायपालिका जान जाए, विधायिका जान जाए, कार्यपालिका जान जाए, ये सभी जान जाए कि मैंने जो विषय उठाया था वो विषय सही था, महत्वपूर्ण था। और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आज भी रांची की जनता को, वो भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ। ये एक टेस्ट केस होगा और मुझे लगता है कि हमारी किताब तो एक छोटे से मुद्दे पर है, मगर इसकी आवाज़, इसकी गूंज दूर तक जाएगी। कई नेता बीजेपी के नाम नहीं अपना उजागर करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या अर्जुन मुंडा की सरकार एकदम पाक साफ क्लीन चिट थी जब वो काम रन कर रही थी? देखिए, बीजेपी के लोगों को ये सवाल सीधे अर्जुन मुंडा से पूछना चाहिए। नहीं, वो इसलिए पूछते हैं कि आखिर रघुवर जब सीएम बने तो आखिर ऐसा कौन सा दर्द हो गया सरयू राय को, ये जानना चाह रहे थे। बोले नहीं, मैंने तो 2003 में बाबूलाल जी की सरकार थी, आप याद करिएगा, महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने उठाए। 2005-06 तक अर्जुन मुंडा की सरकार रही, उससे मैंने मुद्दे उठाए। अर्जुन मुंडा जब दोबारा मुख्यमंत्री हुए 2011 में 2 साल के लिए, तो उस समय तो मैंने जनचेतना रैली के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया था। राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनी थी, सुब्रमण्यम स्वामी उसके संयोजक थे, अजीत डोभाल मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वे उसमें सदस्य थे, गुरुमूर्ति सदस्य थे, गोविंदाचार्य जी सदस्य थे, और मैंने 3-3, 4-4 बड़ी मीटिंगें कराई। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मना किया कि मेरी रैलियों में लोग न जाएं। मैं तो विधायक नहीं था उस समय। तो मैंने हमेशा ही मुद्दों को उठाया, जो मुद्दा सामने आया है उसको मैंने उठाया है, चाहे बाबूलाल जी की सरकार रही हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार रही हो, इसके पहले हेमंत सोरेन जी की सरकार रही हो, मधु कोड़ा की सरकार रही हो। इन सभी में मैंने अपनी बातों को बराबर शिद्दत के साथ कहा है। किधर आपको देखें, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, कहाँ हैं आप? मैं तो निर्दलीय हूँ, तटस्थ हूँ, और सरकार के बारे कहा है कि इनके अच्छे काम होंगे, प्रशंसा करूँगा। आपका कोई काम हमारी नज़र से अच्छा नहीं होगा, मैं उसका विरोध करूँगा। आज भी मुझे कुछ लगता है तो मैं ट्विटर के माध्यम से फ़ोन करके, लिख करके बता देता हूँ सरकार को कि ये रास्ता ठीक नहीं है। इसलिए मैं खामखा विरोध के लिए विरोध करना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
कोरोना काल में जब हर चीज लॉकडाउन है, फिर भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहिए। आपकी नजर में 6 महीने कैसा रहा? जब आप तटस्थ हैं तो इसको जनता को बताएं कि अच्छा किया, बुरा किया। 6 महीना हो गया, 6 महीना में 3 महीना से ज़्यादा तो कोरोना संकट में रहा। उसके पहले वित्तीय वर्ष पहले की योजनाओं के आधार पर था, सरकार नई थी, काम कर रही थी। मैंने इतना ही कहा है कि जो भी सरकार ने किया है और जो सरकार नहीं कर सकी और जो सरकार करना चाहती है, एक 6 महीने का बेंचमार्क होता है, लोगों के सामने बता देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बड़ा बड़ा विज्ञापन पहले की तरफ से लगा दीजिए, मगर किसी न किसी रूप में जनता को बता देना चाहिए। इसलिए मैंने सरकार को कई सुझाव भी दिए। मैंने उनसे कहा कि ये जो वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में नई योजनाओं पर आप बहुत खर्च नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप इस वर्ष को आप जनता से कहिए कि मैं इस साल को योजना अवकाश वर्ष घोषित कर रहा हूँ, प्लान हॉलिडे। कोई नई योजना में नहीं लूँगा, हमारे पास जो पैसा आएगा पुरानी योजनाओं का काम हम पूरा कराएंगे। हमारे ऊपर जो बकाया हैं, चाहे ठेकेदार का हो या किसी रैयत का हो, उस बकाया का हम भुगतान करेंगे। और 2021 के मार्च में जब हो जाएगा 31 मार्च, तो उसके बाद अप्रैल से हम नई योजना शुरू करेंगे। ये आज मैं इस पर भी कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी योजना अवकाश वर्ष नहीं घोषित करेंगे, तब भी जो स्थिति है उसमें कोई नई योजना ले नहीं सकेंगे। इसलिए योजनाओं की जो घोषणा बजट में हुई है, उसको अभी स्थिर करके अगले वर्ष के लिए टालना चाहिए। ये वर्ष आम जनता के दुख दर्द में हिस्सा लेने का है। उसके कोरोना काल में कैसा काम किया? कोरोना काल में हेमंत जी ने अच्छा काम किया है। 6 महीने के कार्यकाल में 10 में कितना नंबर देंगे आप हेमंत को? नहीं, ये जो समय है ना, इसमें 10 में कोई नंबर देने का नहीं है। उसमें अलग अलग पैमाने हैं, उन पैमानों पर अलग अलग नंबर लोग दे सकते हैं। जैसे इस सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक ही व्यक्ति को उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में PCCA हेड भी बना दिया, उसी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मैंने तो उस पर लिखा है, सार्वजनिक रूप से भी लिखा है, ये ठीक नहीं है, इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, वो अगर कहीं इसका उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। कुछ लोगों ने कहा है कि हम खटखटाएंगे। तो ऐसे जो मामले आते हैं, उन मामलों में मैं कह देता हूँ सरकार को कि ये आपका जो निर्णय है, निर्णय उचित दिशा में नहीं है, इसको बदलना चाहिए। दिल से आज भी भाजपाई और दिमाग से विद्रोही, यही आपका परिभाषा दें तो उचित रहेगा। देखिए, हमने 8वीं क्लास से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करना शुरू किया। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हमको इस योग्य समझा, उस समय हमारे रज्जू भैया थे सर संचालक होने के पहले, उन्होंने योग्य समझा, कहा कि तुम प्रचारक निकलो 2 साल के लिए। मैंने उसमें भी हामी भरी, जहाँ काम दिया वहाँ हमने किया। और तब से अब तक जो विचार है, भारतीय सनातन परंपराओं के आधार पर एक राजनीतिक विचार गठित हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसको आकार दिया था, तो वह विचार मेरा भी विचार है। वो विचार तो रोज़ बदल नहीं सकता है। 8वीं क्लास से मैंने जो पढ़ाई की, उसमें मुझे आज कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उसको बदल दें। तो मेरा विचार तो वही है, वही रहेगा। अगर सरयू राय के पास एक ऑप्शन आए कि पुनः घर वापसी का, तटस्थ की भूमिका में नहीं रह सकते, या तो या आप लेफ्ट रह सकते या राइट, तो किधर जाएंगे? नहीं, अब तो पुराने घर में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है। तो आपके अनुसार से पहले वाली बीजेपी और आज के बीजेपी में बहुत सारा डिफरेंसेस है। जब आप देखिए, बदलाव तो रोज़ होते रहता है ना, सांप भी केंचुल छोड़ता है साल में एक आध बार। तो बदलाव तो होते हैं, और बदलाव होना प्रकृति का नियम भी है। तो मूल में ही बदलाव हो जाना। आज मैं उनके तरफ, उनके प्रति मैं अपने आप को सोचने के लिए विवश भी नहीं करता हूँ। जो कर रहे हैं, जैसे सभी दल हैं, वे भी मेरे साथ बीजेपी का, कांग्रेस का, JMM का, सबकी दूरी बराबर दूरी है। ठीक है, सारे विधायकों का आवास इधर उधर किया गया, कहीं नाराजगी भी आई। आप मुख्यमंत्री को ऐसा लगा, भवन निर्माण विभाग को ऐसा लगा कि सरयू राय जहाँ हैं उनको रहने दिया जाए, ये क्या डर था
या पता आपके प्रति नहीं, सम्मान था, पता नहीं या क्या आप था। ऐसे उंगली करने वाले लोगों में शुमार हैं कि आपको लोग कहा कि जगाओ मत जब तक सोए हैं, नहीं, ठीक है? देखिए अब जो मंत्रियों के घर थे, कई मंत्रियों ने उसको पसंद करना शुरू किया। हो सकता है ये घर किसी को पसंद नहीं आया हो, किसी ने इस पर दावा नहीं किया, तो दावा नहीं किया तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। मैं तो रहता हूँ अभी भी अपने ही घर में। मैं तो यहाँ सुबह आता हूँ, रात में 9 बजे तक रहता हूँ, फिर चला जाता हूँ। दोपहर में भी खाने में वहीं जाता हूँ। तो ये तो मेरे लिए एक मिलने जुलने का स्थान है और बड़ा स्थान है। एक आध कमरे में अपना काम करता हूँ, बाकी ऐसे ही बंद रहते हैं। तो आप तो बड़ा हृदय दिखा के भी नहीं कहे, आप खुद कह सकते थे कि अब मैं एक विधायक हूँ, मेरे पास उतना तामझाम है नहीं, मुझे छोटा ही घर दे दिया जाए, ये किसी मंत्री को ही दीजिए। कभी ऐसा सरयू राय का बयान भी तो नहीं है। तो नहीं, मैं क्यों बयान देता। मैं जो हमको सरकार आज भी घर दे देगी, लगेगा कि इस घर का उपयोग हम किसी अच्छे दूसरे काम में कर सकते हैं, तो मुझे 1 मिनट देर नहीं लगेगी। जहाँ वो घर देंगे वहाँ मैं जाऊँगा, रहूँगा। हेमंत सोरेन एज इंडिविजुअल, एज सीएम, एज गठबंधन के नेता, तीनों में आप कुछ फर्क देखते हैं? क्योंकि अभी लोटस तीनों अटैक, में फर्क होता है। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति के नाते शालीन हैं, सबका सम्मान करते हैं, और मैं उनकी प्रशंसा उनके मुंह पर भी इसलिए करता हूँ, सामने सार्वजनिक रूप से भी करता हूँ, कि इस युवा अवस्था में भी वो काफ़ी संयम के साथ अपना काम करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता अगर दिन पर दिन और दृढ़ होती जाए तो उनका नाम महान लोगों में शुमार हो जाएगा। अब अपनी पार्टी के नेता हैं, गठबंधन के नेता हैं, सरकार के नेता हैं, तो इसमें तो कुछ कुछ अवसर ऐसे आते हैं जहाँ कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। कुछ निर्णय उन्होंने अच्छा लिया है, जैसे उन्होंने कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका, मुझे अच्छा लगा। आपको बहुत लंबे अरसे से जानते हैं और राजनीति में भी वो लोग अपनी दिलचस्पी रखते हैं। वो ये कहते हैं कि सरयू राय जी का शायद ये आखिरी चुनाव था। आखिरी चुनाव आप कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव था, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये आखिरी अवसर देने के लिए भी तैयारी नहीं की। तो उनके हिसाब से तो मेरा 2014 का ही चुनाव आखिरी चुनाव होता था। ये चुनाव हुआ, इसके बाद क्या होगा। हम लोगों की उम्र 70 के आसपास हो गई, 5 साल में 75 हो। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, सेहत ठीक रहे, आराम से रहे। चौथापन आता है तो हम लोगों की परंपरा भी है, और चौथापन तो केवल मेरे लिए नहीं आएगा ना। आज जो शीर्ष पर बैठे हैं देश के, वो सब भी हम उम्र ही हैं। इसको नया नाम दिया है कमल अटैक। तो झारखंड में इसकी संभावना आपको दिखती है? ये संभावना सब जगह है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ना चाहिए। दीनदयाल जी के ही समकक्ष नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। यानी आपने सरकार बना लिया तो 5 साल के पहले हम बिल्कुल तटस्थ चुपचाप हाथ पर हाथ बांधे रहे, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि इसमें आप कुछ गलत करेंगे, हम उसका प्रतिरोध करेंगे, जनता की अदालत में ले जाएंगे। उसका अर्थ कतई ये नहीं था कि हम आपकी सरकार तालती क्रम से गिरा देंगे। लोहिया जी की एक और उक्ति थी कि जैसे हम तवा पर अच्छा सेकने के लिए रोटी को उलटते पलटते हैं, उसी तरह से सरकारों को भी उलटते पलटते रहना चाहिए। मगर उसमें कहीं ये तत्व नहीं था कि हम दूसरे के विधायकों को तोड़ लेंगे, हम उनको अस्थिर कर देंगे, ये नहीं था। तो पुराने समय के राजनेताओं की जो बातें हैं उनको मर्म को समझा जाए तो उससे इतर कुछ काम हो रहे हैं जो काम सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता, और सही नहीं ये बात सामने भी आ जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से ऑपरेशन लोटस है, चाहे मध्य प्रदेश में होगा या राजस्थान में होगा, कहने के लिए तो ही कहा जाता है कि भाई आपका ही घर अपना ठीक नहीं, आपके यहाँ से ही लोग हमारे यहाँ भाग के आना चाहते हैं, तो हम क्या करें।
आप 16-17 लोगों को, 26 लोगों को आप रिजाइन करा देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो माना तो यही जाएगा ना कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से महसूस किया कि हम विधानसभा छोड़ दें साहब। तो एक बार आया राम गया राम होता था 67 से 70 के बीच में हरियाणा में, कि सुबह आए और शाम को चले गए शुरू। तो उस समय तो हमारे संविधान निर्माताओं ने माना था कि हम सभी इतने विवेकपूर्ण होंगे कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अनैतिक होगा। जब देखा कि पानी सिर से ऊपर गया तो चुनाव के नियमों में संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन भी हुआ। उसमें भी अगर हम 5 साल तक स्पीकर किसी मामले का फैसला ही नहीं करता है तो इसे तो नहीं रोका है। अब मुझे लगता है कि कोर्ट में लोग जाएंगे तो एक और संशोधन करना पड़ेगा कि ऐसे मुद्दों को स्पीकर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना से ज़्यादा नहीं लटका सकते, उनको निर्णय देना ही देना होगा। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल झारखंड में बहुत दिनों से गूंज रहा है। बीजेपी की मांग भी है कि नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी खाली है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको मैं व्यवहारिक राजनीति के रूप में देखता हूँ। मुझसे आप व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा सरकार को दे देना चाहिए, मगर जैसे 5 साल आपने फैसला नहीं किया, वैसे ये स्पीकर भी कहेंगे साहब हमको भी और समय दीजिए, और समय दीजिए, हम तय करेंगे और समय दीजिए। तो स्पीकर के पास जब तक ये अधिकार है तो इस तरह से इसका उपयोग या दुरुपयोग होता रहेगा, तो ये तो ताली दोनों ही हाथ से बज रही है ना। समाज का एक तबका है जो उनका रहता है कि सरयू राय जी उनसे कभी वोट मांगने नहीं जाते, भले वो आते हैं तो वो अनादर भी नहीं करते, पर उनसे ना वोट मांगते हैं ना वोट मांगने की उम्मीद रखते हैं। मैं तो किसी से वोट नहीं मांगता हूँ। मैं तो चुनाव में घूमता हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ, आपको उचित लगता है मुझे वोट दे दीजिए। और मैं समाज के सभी तबके में जाता हूँ। अगर आपका इशारा मुसलमानों की ओर है तो मैं उनके यहाँ भी जाता हूँ, उनके चौक चौराहे पर भाषण देता हूँ, ईद बकरीद मुहर्रम सब में जाता हूँ, मगर वहाँ उनके बीच में यही बात कहता हूँ कि भाई मैं तो चुनाव जीत रहा हूँ, आप मुझे वोट दे दीजिएगा तो मैं ज़्यादा वोट से जीतूँगा, नहीं दीजिएगा तो कम वोट से जीतूँगा। इसीलिए हमारे जैसा आदमी राष्ट्रवाद की बात नहीं करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द है जिसमें से तानाशाही निकलती है, दुनिया को चुनौती देने की ध्वनि निकलती है, जिसमें हिटलर की कही हुई बातों का अंश दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि राष्ट्रवाद एक ये वाद नहीं हो सकता है, राष्ट्र का वाद। आप राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम सभी राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति निष्ठा का प्रदर्शन करें, इसको वाद के रूप में ना बदलें। एक आखिरी सवाल, आपके मित्र और साथ में कभी रहे रूम शेयर करने वाले नीतीश कुमार का एक लंबा समय एज ए सीएम गुजरा, बीच में दौर भी आया, लालू जी के साथ सरकार बनाए, फिर हट गए, फिर वापस आ गए, अब चुनाव है, कोरोना काल है, पहले एज ए नेता इंडिविजुअल आपका क्या सोच है, इस कोरोना काल में भी चुनाव होना चाहिए या मतलब एज इट इज चलना चाहिए? देखिए, कोरोना काल में राज्य की व्यवस्था तो नहीं रुक सकती है, इसलिए मुझे चुनाव कराने में कोई हर्ज नहीं लगता है। नीतीश कुमार जी से मेरे संबंध निहायत व्यक्तिगत हैं। मैंने उनके व्यक्तित्व को कभी भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में जांचा परखा नहीं है। मेरी उनसे अक्सर बात होती है, कल भी कोरोना में वो कैसे हैं इसको लेकर बात हुई थी। तो उनसे मेरे संबंध निहायत निजी हैं और जहां राजनीति करते हैं उनका विषय है। समता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना जाना सब में मेरा उनके साथ संबंध समान रहा है। जब पार्टी को छोड़कर लालू जी के साथ गए थे, मेरा उनके साथ वही संबंध था, भाजपा में थे वही संबंध है, आगे भी वही संबंध रहेगा। निहायत निजी संबंध है, मित्रता का संबंध है, उस संबंध को हम राजनीति की कसौटी पर कभी आंकते नहीं। आगे उनका फ्यूचर क्या लग रहा है नीतीश जी, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? आप बिहार देखिए, तो घूमते रहते राजनीतिक हैं। वक्तव्य हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि मैं कभी भी बने हमको खुशी होगी, वो बनेंगे तो एक मित्र अगर कुछ बनता है तो खुशी होगी, मगर उनके व्यक्तित्व को मैं इस नाते नहीं कसता हूँ। और वो भी
अपने ऊपर राजनीति को नहीं हावी होना देना चाहते हैं। जब इनकी उंगली हमेशा खड़ी रहती है, वो किसी के भी तरफ रोटेट करता रहता है उंगली, और उंगली करने की भी आदत इनकी रहती है। कह रहे हैं कि हम उस स्थिति में हैं जो आगे भी कायम रखेंगे, और हेमंत सोरेन का भी प्रॉपर वॉच रखे हैं। कह रहे आगे जैसा होगा उनके विरोध करने की ज़रूरत पड़ेगी तो विरोध भी करूँगा, अभी फिलहाल सुझाव से ही काम चला रहे हैं। बतकही में इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in